Yes. Good afternoon, everyone. Is it live? Yes. Okay. All right. So, yes, very good afternoon to all of you, online students also and offline students as well. हम लोगों का आज है सेशन नंबर 2, जहां पे हम लोग पहले जो कल हम लोगों ने देखा था उसे रिवाइज करेंगे एंड देन विल गो विद द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, जहां पे हम लोग पहले बेसिक्स थोड़ा सा और देखेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंटली कल जो हम लोगों ने देखा था वो देखा था एक्ट एंड लॉ के बीच का फर्क। पहले तो बेसिक सारा देख लिया, क्या क्या सिलेबस में होगा क्या नहीं, थोड़ा बहुत बेसिक आप लोगों को मैंने समझाया। पूरा सिलेबस का ओवरव्यू हम लोगों ने कल देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एक्ट एंड लॉ के बीच में फर्क क्या होता है। तो एक्ट का मतलब क्या होता है, एज इट इज पास्ड बाय पार्लियामेंट, जहां पे प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ जो जिसे हम बोलते हैं वो होता है तुम्हारा बेयर एक्ट। उसमें जब सारी खिचड़ी ऐड हो जाएगी, खिचड़ी मतलब क्या है, सर्कुलर्स ऐड हो जाएंगे, नोटिफिकेशन ऐड होंगे, रूल्स रेगुलेशंस केस लॉज, ऐसे बहुत सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। इसके साथ साथ ऑर्डिनेंस करके भी कॉन्सेप्ट होता है। ये सारी चीजें जब ऐड हो जाएंगी तब बनेगा आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ, यानी कि आपका बनेगा लॉ। तो एक्ट एंड लॉ के बीच का फर्क आई होप सो आप लोगों को याद है। इसके अलावा जो कुछ बेसिक देखा था उसमें कंपनी के बारे में देखा था। तो कंपनी के बारे में जब हम लोग देख रहे थे तो मैंने डिवाइड किया था लीगल स्टेटस ऑफ कंपनी पे। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले फोकस किया था कि क्या कंपनी रेसिडेंट है या नहीं है, उसके बाद कंपनी का नेशनलिटी है या नहीं है, करेक्ट, कंपनी क्या सिटीजन बन सकता है या नहीं बन सकता। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर क्लियरली लिखा हुआ है कि सिटीजनशिप सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन को मिलता है, आर्टिफिशियल पर्सन को नहीं मिलता है। इसीलिए कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन है उससे सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। और इसीलिए हम लोगों ने एक बहुत बड़ा केस लॉ भी देखा था, जो था स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस कमिश्नर ऑफ टैक्स ऑफिसर, कमिश्नर टैक्स ऑफिसर का, राइट, आप लोगों को याद होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आज के सेशन के लिए, बट उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स देखेंगे वापस से अगेन फॉर लॉ एंड देन विल गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू गाइस एज वेल। ओके, सबसे पहले जब मैं बेसिक की बात करूंगी उसमें आप लोगों को यह समझना है कि जब भी हम लोग, जैसे एमसीए का वेबसाइट है, ठीक है, जैसे एमसीए का वेबसाइट है, एमसीए के वेबसाइट पे आप लोगों को सारे जितने भी कॉर्पोरेट लॉ के टॉपिक्स है वो सारे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बेयर एक्ट, पूरा लॉ कंपनीज एक्ट का पूरा बेयर एक्ट आपको मिलेगा एमसीए के वेबसाइट पे। यहां पे दिख रहा है तुमको, कंपनीज एक्ट है, एलएलपी एक्ट है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, कंपटीशन एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, सीए एक्ट है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट का एक्ट है, सीएस का एक्ट है, सारे एक्ट्स यहां पे लिखे हुए हैं। अब यहां पे जो कंपनीज एक्ट 2013 है, यहां पे मैं जाती हूं तो आप लोगों को पूरा जो कंपनीज एक्ट है उसका ओवरव्यू मिलेगा। मैंने आप लोगों को अब सबसे पहले यह समझाना है कि जब भी बेयर एक्ट स्टार्ट करो तो सेक्शन वाइज, आपको वैसे ही मेरे नोट्स में पूरा सेक्शन वाइज तो आपको मिल ही जाएगा, बट जब आप सेक्शन वाइज स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा याद रखना कि आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर होता है वहां पे सेक्शन नंबर 1 एंड 2 आपको मिलेगा, जहां पे हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी पे, एंड सेक्शन नंबर 2 जो होता है वो बात करता है हमेशा डेफिनेशंस पे। एक्सेप्ट जनरल क्लॉज एक्ट, जनरल क्लॉज एक्ट के सेक्शन नंबर 3 में डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, बट सेक्शन नंबर 2 में यूजुअली सारे डेफिनेशंस लिखे जाते हैं। तो जब हम लोग बात करेंगे बेयर एक्ट समझने की, तो पहले यह समझना जरूरी है कि बेयर एक्ट को पढ़ना कैसे होता है। ओके, क्या करना है हम लोगों को, बेयर एक्ट को पढ़ना कैसे है वो समझना है। तो सबसे पहला, हमेशा आपके सामने जब भी सेक्शन नंबर कोई भी आता है तो पढ़ते कैसे है वो समझो। कि एक रैंडम नंबर ले रही हूं मैं, ठीक है, एक रैंडम सेक्शन नंबर की बात करेंगे, कोई ऐसा डिसाइडेड सेक्शन नंबर नहीं है, ये रैंडम बात कर रही हूं मैं आप लोगों से, कोई भी जो नंबर आप लोगों के सामने में लिख रही हूं, ठीक है। जब आप लोग के सामने ऐसा नंबर आएगा तो इसका मतलब आप कैसे पढ़ोगे इसको, सबसे पहले तो वो समझो। सबसे पहला जो है वो है सेक्शन। सबसे पहले क्या बोलेंगे हम, सेक्शन, फिर हम बोलेंगे सब सेक्शन, उसके बाद आता है क्लॉज, उसके आगे आएगा सब क्लॉज। अब यहां तक सबको
पता होता है। वैसे तो जनरली सबको पता होता है, नहीं पता था आपको अभी पता चल गया होगा। बट इसके आगे की जो दो नंबर्स है जो मैंने लिखे हुए हैं वो क्या है, वो है पैरा एंड सब पैरा। ये जो दो ब्रैकेट्स है ये क्या है, एक है पैरा और दूसरा है सब पैरा। ठीक है, तो पढ़ते टाइम पे कैसे पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 128 सब सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पैरा 2 एंड सब पैरा बी। इस तरीके से इस सीक्वेंस में आपको कोई भी सेक्शन को पढ़ना होता है, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, पैरा, सब पैरा। ठीक है, क्लियर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मैं और एक नंबर लिखती हूं, आप लोग बताओगे मुझे क्या लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, चलो बताओ, जब मैं ऐसा लिखूंगी आप लोग कैसे पढ़ोगे, आप लोग पढ़ोगे करेक्ट सेक्शन, आगे बताओ सब सेक्शन, है ना, करेक्ट, बिल्कुल गलत मैम, अभी तो आपने ऊपर बोला सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, है ना, एग्जैक्टली फाउंडेशन स्टूडेंट्स, यस करेक्ट। ये सब सेक्शन नहीं होता, ये क्या होता है रे बच्चों, ये होता है क्लॉज और ये है सब क्लॉज। मतलब क्या समझने का मैम, आप अभी ऊपर कुछ और बोला, अभी यहाँ पे कुछ और बोला, ऐसा नहीं है, ध्यान से समझो क्या है डिफरेंस। जब भी हम लोग सेक्शन नंबर 2 की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 2 के आगे, सेक्शन नंबर 2 के आगे हमेशा क्या माना जाता है, क्या बोला जाता है, सब क्लॉज या क्लॉज। ठीक है, मतलब क्या है कि सेक्शन के आगे सब सेक्शन नहीं होता है जब भी हम लोग सेक्शन नंबर 2 की बात करते हैं। तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, ऐसा पढ़ना है। क्यों ऐसा है, बिकॉज ये डेफिनेशन का सेक्शन है। मतलब क्या है, क्यों है ऐसा डिफरेंस, ऐसा डिफरेंस होने का रीजन एक है और वो डिफरेंस ये है कि जब भी आप लोग ये देखोगे, ठीक है, सेक्शन नंबर 2 है, ये कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 2 है, यहाँ पे देख सकते हो तुम 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे डेफिनेशंस लिखे। अब देखो ध्यान से, तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1 जो है वो बात करता है एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस के बारे में, करेक्ट है, और सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2 बात करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। सेक्शन 2 क्लॉज 3 बात कर रहा है अल्टरेशन के बारे में, 4 बात कर रहा है अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में, 5 आर्टिकल्स, 6 एसोसिएट कंपनी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो क्लॉज नंबर 1 है उसका क्लॉज नंबर 2 के साथ कोई कनेक्शन है क्या रे, क्लॉज नंबर 1 जो है उसका क्लॉज नंबर 2 के साथ कोई कनेक्शन है नहीं। तो यहां पे जब सेक्शन एंड सबसेक्शन तब माना जाएगा जब सेक्शन का कनेक्शन लगाना है हम लोगों को, या सेक्शन में कुछ और एक्सप्लेन करना है, तब सबसेक्शन होता है। यहां पे ध्यान से देखोगे तो अब्रीज प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट पूरा अपना अलग चलेगा एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अलग चलेगा। तो इसीलिए ये दोनों डेफिनेशन इंडिपेंडेंट है, इनको एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है इन लोगों की। इसीलिए हमेशा हमेशा क्या होता है, सेक्शन नंबर 2 के आगे पहले आएगा क्लॉज, उसके बाद सब क्लॉज, एंड सेक्शन यूजुअली बाकी के जो अदर देन डेफिनेशंस होते हैं वहां पे सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज ऐसा लिखा जाता है। तो ये पहला, तो ये बेसिक आपको समझना है सेक्शंस के बारे में। दूसरा जो बेसिक मुझे आज आप लोगों को समझाना है वो है आप लोगों के केस स्टडी का नाम। केस स्टडी के नाम का मतलब क्या है, केस स्टडी के नाम का मतलब है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा हुआ है, जैसे यहां पे जो नाम है वो ले लेते हैं राहुल, ठीक है, राहुल वर्सेस हमारा नासा, ठीक है, राहुल वर्सेस नासा की बात करेंगे हम। तो राहुल वर्सेस नासा का एक झगड़ा हुआ था, तो कोर्ट में केस गया था और फिर ये कोर्ट ने पूरा का पूरा जो केस है वो सॉल्व करके दिया है। तो राहुल वर्सेस नासा, और पूरा केस कैसा लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये है क्या, पढ़ना कैसा है, आप लोगों ने अभी तक सिर्फ राहुल वर्सेस नासा ही समझा होगा, बट एग्जैक्टली ये है क्या, पूरा केस लॉ का नाम ऐसे लिखा जाता है। अब ये पढ़ने का कैसे, पढ़ना ऐसे है, जो भी केस फाइल करेगा वो होता है प्लेंटिफ, जो भी केस फाइल करेगा वो क्या है, वो होता है प्लेंटिफ। जिसके अगेंस्ट केस फाइल होगा वो होता है डिफेंडेंट, जिसके अगेंस्ट केस फाइल होगा वो होता है डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, तो प्लेंटिफ मतलब क्या है, जो केस फाइल करेगा, एंड डिफेंडेंट मतलब क्या है, जिसके अगेंस्ट केस फाइल हो रहा है। पहला बेसिक क्लियर हुआ। अब यहां तक काफी सारे स्टूडेंट्स को पता है, इसके आगे की कहानी समझो। ये AIR क्या होता है, ऑल इंडिया रैंक नहीं है, मुझे लगा ही था आप लोग यही जवाब दोगे, ऑल इंडिया रैंक नहीं है। ये क्या है, एग्जैक्टली करेक्ट, क्या बात है नासा, ऑल
इंडिया रिपोर्ट। क्या नाम है? ऑल इंडिया रिपोर्ट। ऑल इंडिया रिपोर्ट मतलब क्या है? ये काइंड ऑफ अ पब्लिकेशंस होते हैं, ठीक है, या एससीसी भी एक पब्लिकेशन होता है, सुप्रीम कोर्ट केसेस, ठीक है, तो ये पब्लिकेशंस होते हैं। ये जो नंबर है ये है मॉड्यूल नंबर। काय का मॉड्यूल नंबर और पेज नंबर है ये जो केस हुआ था, ये केस 2003 लिखा हुआ है। अब ये जो 2003 है ये कौन सा साल होगा? जिस दिन केस फाइल हुआ या जिस दिन जजमेंट आया वो वाला केस होगा, वो वाला ईयर होगा। ये है ईयर ऑफ जजमेंट। क्या ये है ईयर ऑफ जजमेंट। एंड ये है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वॉटएवर। यहां पे एचसी आया तो हाई कोर्ट, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो 2003 है जहां पे ईयर ऑफ जजमेंट है, जो कि एक ईयर ऑफ जजमेंट है, 2003 में राहुल ने जो नासा के अगेंस्ट केस किया था उसका डिसीजन आया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कुछ भी आ सकता है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से एससी एचसी मतलब एचसी मतलब हाई कोर्ट, ठीक है, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, ऐसा आएगा वहां पे, ओके। उस टाइम पे जो ऑल इंडिया रिपोर्ट नाम के पब्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि इतने सारे केसेस पूरे साल भर चलते रहेंगे, तो इतने सारे केसेस में जो मॉड्यूल नंबर 8 मिलेगा, ठीक है, इतने सारे केसेस हुए तो सबका हिस्ट्री स्टार्ट से लेके एंड तक लिखने के लिए एक मॉड्यूल में तो बैठेगा नहीं, किताब में नहीं बैठेगा। ऐसी 8 10 15 पता नहीं कितनी सारी किताबें होंगी हर साल की, तो मॉड्यूल नंबर 8 के 369 पेज नंबर पे तुमको पूरा हिस्ट्री मिलेगा कि राहुल वर्सेस नासा के केस में क्या हुआ था। तो इस तरीके से क्या होता है, केस लॉ जो भी होते हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, या पढ़ना होता है। स्टार्टिंग में आप लोगों ने, जो भी फाउंडेशन वाले उन लोगों ने देखा होगा कि राहुल वर्सेस नासा, मतलब आप लोगों ने एबीसी वर्सेस एक्सवाईजेड या ऐसे बहुत सारे केसेस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, तो ये केसेस यहीं तक आप लोगों को पता होगा, तो उसके आगे ये भी लिखा जाता है। आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट लिखना होता है, आगे का नहीं लिखा तब भी चलता है, बट बेसिक पता होना जरूरी है। तो ये दो बेसिक है जो आप लोगों को पहले समझने थे। एक तो सेक्शन नंबर आने के बाद सेक्शन नंबर कैसे पढ़ना होता है, दूसरा बेसिक मैंने आप लोगों को समझाया जब केस लॉ का नाम आता है तब कैसे पढ़ना है उस केस लॉ के नाम को। देखो, बेयर एक्ट प्रॉपर समझने से पहले, मतलब स्टार्ट ही करने से पहले, हम लोग कंपनीज का बेयर एक्ट पूरा स्टार्ट करने से पहले पहला बेसिक समझो कि बेयर एक्ट को पढ़ने की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, समझ क्या रखनी है हम लोगों को, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को। अब इसके अलावा और एक ही बेसिक समझाऊंगी आप लोगों को, जो कि होगा कुछ शब्द। ये सारा लिखने के लिए मैं टाइम दूंगी बट 2 मिनट, ठीक है। कुछ शब्दों का मतलब क्या है? कुछ शब्दों का मतलब है कि जहां पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं। देखो, एक तो आएगा मे, जो कि कल भी हम लोग देखा था, याद है कल हम लोगों ने देखा था, कंपनी मे बी फाउंड फॉर द लॉफुल पर्पसेस। तो मे का मतलब होता है कि यार आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कुछ भी चलेगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा वर्ड आता है शैल। शैल मतलब मैंडेटरी है, ये रेकमेंडरी होता है, ये मैंडेटरी होता है कि शैल अगर स्टेटमेंट में आया तो मतलब वो चीज करना है तो करना है, बात खत्म, ओके। मे मतलब क्या है? वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तुम्हारे हिसाब से करो, ओके। तो शैल मतलब क्या है कि भाई ने बोला करने का तो करने का, बात खत्म, दैट इज शैल, ओके। मे मतलब क्या है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, करना है करो, नहीं करना है मत करो, तुम्हारी इच्छा, ओके। इसके बाद एक जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आता है वो आता है नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग, ये शब्द का मतलब क्या होता है? नॉट विथ स्टैंडिंग शब्द का मतलब है कि देखो, कहीं और कुछ और लिखा होगा, जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में अगर कहीं कुछ और लिखा होगा, तुम सारे बाढ़ में जाओ, मैं जो बोलूंगा वही होगा, दैट इज नथिंग बट, मैं हमेशा बोलती हूं आई एम द बॉस सेक्शन। आई एम द बॉस मतलब क्या है? बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस इज ऑलवेज राइट मतलब क्या है? जो भी उस सेक्शन में लिखा जाएगा, जिस सेक्शन की शुरुआत होती है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड, जो कि हम लोगों ने देखा भी है बहुत सारी जगहों पे, सेक्शन 17 ऑफ एलएलपी एक्ट देखा था, और बहुत सारे एक्ट्स, बहुत सारे सेक्शंस हम देख चुके हैं इसको लेके। बट बेसिक आपको समझना है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट का मतलब होता है आई एम द बॉस, जो मैं कहूंगा वही होगा, बाकी कहीं कुछ और लिखा होगा तुम सब भाड़ में जाओ, सेक्शंस जो मैंने कहा है वही होगा। तब वर्ड क्या यूज होता है? नॉट विथ स्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद वर्ड आता है सब्जेक्ट टू। उसके बाद कौन सा वर्ड आता है? उसके बाद का वर्ड आता है सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है कि देखो, आप लोगों को बहुत सारी चीजें करना अलाउड है, बट कुछ शर्तों के साथ, कुछ कंडीशंस के साथ।
तो जब भी आप लोगों को कंडीशंस डालने हैं बट साथ में आपको अलाउ भी करना है, तब डाला जाता है सब्जेक्ट टू, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टनरशिप एक्ट में देखा होगा, सेक्शन नंबर 19 टू 22 में ये कई बार देखा होगा तुम लोगों ने, सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर सो एंड सो। तो वो सेक्शन को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को ये सेक्शन को भी पढ़ना है, तो कंडीशंस के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे। इसके बाद एक वर्ड आता है प्रोविजो। प्रोविजो का मतलब होता है एक्सेप्शन। मैंने देखा है बच्चे जैसे ही मैं प्रोविजो बोलती हूं उनको लगता है प्रोविजन। प्रोविजन एंड प्रोविजो में फर्क होता है, ये पहले तो समझ लो, बेसिक, एकदम बेसिक है ये। प्रोविजन मतलब प्रॉपरली जो सेक्शन में लिखा हुआ है, जो सेक्शन बोल रहा है वो होता है तुम्हारा मेन प्रोविजन। उस प्रोविजन में अगर कुछ कंडीशन डालना है, एक्सेप्शन डालना है, तब डाला जाता है प्रोविजो। प्रोविजो वर्ड का मतलब होता है एक्सेप्शन। समझ आया पक्का? या प्रोवाइडेड दैट भी आप लोगों ने सुना होगा, तो प्रोवाइडेड दैट का मतलब भी क्या होता है? एक्सेप्शंस और कंडीशंस। क्लियर है पक्का? तो ये बेसिक आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आया होगा, तो लॉ को पढ़ने का, बेयर एक्ट को समझने का पहला स्टेप आपका हो चुका है। हर एक्ट का जो सेक्शन नंबर 1 होता है वो बात किसके बारे में करेगा? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, टोटल कंपनी लॉ में टोटल 470 सेक्शंस है, लेकिन हम लोग कितने सेक्शन सीखने वाले हैं? मैक्सिमम 148 सेक्शंस हम लोग सीखेंगे सीए इंटर में। उसके बाद बचे हुए जो सेक्शंस है वो अगले लेवल पे आप लोग सीखोगे। ओके, सो 148 सेक्शंस को हम लोगों को कंप्लीट करना है। 148 बहुत बड़ा नंबर तो है नहीं तुम्हारे लिए, इतना तो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही कंप्लीट कर लिए थे। याद है तुमको? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे हम लोगों ने ऑलरेडी 148 से तो हमारा बिलमेंट स्टार्ट होता था। याद है तुमको? बीच के कुछ सेक्शंस अगर गए तो इतने सेक्शंस तो हम अकेले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में निपटा देते थे, उतने ही सेक्शंस हमें कंपनीज एक्ट में भी देखने हैं, तो इतना लोड नहीं लेना है। 148 सेक्शंस हमें समझने हैं टोटल सीए इंटर में। जब हम लोग 148 सेक्शन देखेंगे, सबसे पहले शॉर्ट टाइटल कंपनीज एक्ट 2013, ये उसका टाइटल है। एक्सटेंड का मतलब होता है ज्योग्राफिकली कहां कहां एप्लीकेबल होगा, तो ज्योग्राफिकली कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। पहले हमारे टाइम पे हुआ करता था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अभी ऐसा कुछ है ही नहीं, अभी सीधा सीधा है होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट 2013, ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एंड एप्लीकेबिलिटी हम लोग देखेंगे, ठीक है, कहां कहां पे कौन कौन से कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा। एंड सेक्शन नंबर 2 टॉक्स अबाउट ऑलवेज डेफिनेशंस। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया कि सेक्शन नंबर 1 2 कैसे स्टार्ट हुआ है, कितने सेक्शन नंबर्स है हम लोगों को जो समझने हैं। अब बिफोर आई गो अहेड विद द नेक्स्ट फ्यू पॉइंटर्स, आप लोग जो कुछ ये बेसिक वाले पॉइंटर्स है वो आप लिखोगे अभी और इसी वक्त, ठीक है, क्विकली। ये डन, लिख दिया, आगे बढ़ू। ये लिखो अगला।
डन। डन, चले आगे। ये क्या था? ये था तुम्हारा बेसिक्स, ठीक है। मैंने अगर एक ही लेक्चर में सब आप लोगों को डाल दिया होता कल ही ये भी, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए हैवी हो जाता, इसलिए थोड़ा कल थोड़ा सा आज कवर मैंने किया। अब ये हमारा था बेसिक बेयर एक्ट को पढ़ने का जो तरीका है, वो स्टार्ट करने के लिए क्या क्या शब्द, क्या क्या कैसे पढ़ना होता है, क्या बेसिक पता होना चाहिए, उसके बारे में था। सबसे पहले अब आप लोग को ये समझना है कि जब भी हम लोग बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ की, तो एक शब्द आता है कंपनी, और ये जब कंपनी का शब्द आएगा तो कुछ लोग होंगे जो हमेशा इस वर्ड के साथ कनेक्टेड होंगे, और जो कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो एकदम ऐसे मतलब अल्टरनेटिव के जैसे यूज करते। मतलब क्या बोलना चाहते हो मैम? मतलब ये कि आप लोगों ने कुछ शब्द देखे होंगे। एक शब्द है डायरेक्टर, एक शब्द क्या है? डायरेक्टर। दूसरा शब्द है सब्सक्राइबर। एक शब्द है डायरेक्टर, दूसरा वर्ड क्या है? सब्सक्राइबर। तीसरा वर्ड है स्टेक होल्डर। चौथा वर्ड है शेयर होल्डर, एंड लास्ट वर्ड है मेंबर। अब ये जो 5 शब्द आप लोगों को दिख रहे हैं, इन पांचों शब्दों का मतलब समझो। ओके, सबसे पहला डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर वो बंदा है जो पूरा मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस करेगा, जो डे टू डे एक्टिविटीज पे कंट्रोल रखेगा, डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस पे काम करेगा। वो कौन होता है? वो होता है मैनेजमेंट करने वाला बंदा, यानी कि डायरेक्टर। जो सब्सक्राइबर होता है, आप लोगों ने शब्द सीखा होगा सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या वर्ड सीखा था आप लोगों ने? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो बेसिक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप लोगों को पता होगा। वंडरफुल, चलो पता है मतलब। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो एक बेसिक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है कोई भी कंपनी का, जिसपे पूरी कंपनी खड़ी है, वो मेन बेसिक डॉक्यूमेंट पे जो बंदा साइन करेगा, जो भी लोग साइन करेंगे, वो होते हैं सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद आएंगे स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब होता है जो भी बंदा आपके कंपनी में इंटरेस्ट रखता हो। इंटरेस्ट रखता हो का मतलब क्या है? कि वो गवर्नमेंट तक हो सकता है, वो एम्प्लॉय भी हो सकता है आपकी कंपनी का, जो शेयर होल्डर है वो भी हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, मेंबर हो सकता है, सब्सक्राइबर हो सकता है, प्रमोटर हो सकता है, कोई भी पर्सन जिसको आपकी कंपनी में क्या है? इंटरेस्ट है, वो बंदा होता है स्टेक होल्डर। तो डायरेक्टर मतलब कौन होता है? जो मैनेज करेगा। सब्सक्राइबर मतलब कौन होता है? जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करेगा। स्टेक होल्डर का मतलब कौन होता है? जो इंटरेस्ट रखता है आपकी कंपनी में। अब बात करेंगे शेयर होल्डर एंड मेंबर, जो कि बच्चे एकदम ऐसे अल्टरनेटिव की तरह यूज करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड मेंबर? क्योंकि आप लोगों ने जब पढ़ा था उस टाइम पे बहुत सारी जगहों पे आपने वर्ड सीखा है मेंबर, बहुत सारी जगहों पे वर्ड समझा है शेयर होल्डर। तो इन दोनों वर्ड्स के बीच का फर्क पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? जिसके भी पास शेयर्स है। वंडरफुल, जिसके भी पास शेयर्स है वो होगा शेयर होल्डर। तो मेंबर कौन होता है? मेंबर मतलब जिसके पास शेयर्स है। तो फिर जिसके पास शेयर्स है वो शेयर होल्डर है या मेंबर है? जिसके पास शेयर्स है वो कौन है? शेयर होल्डर है। तो फिर मेंबर कौन है? मेंबर जो है उसके पास शेयर्स हो भी सकते नहीं भी हो सकते, बट फिर भी मेंबर है। आप बोलोगे क्या बोल रहे हो मैम, हमने तो शेयर होल्डर मतलब मेंबर मतलब यही समझा जिसके पास शेयर्स है। नहीं, शेयर होल्डर का मतलब होता है जिसके पास शेयर्स है, एंड मेंबर का मतलब होता है जिसके पास या जिसका नाम रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स, किसमें? रजिस्ट्रार ऑफ
मेंबर्स बनाया जाता है। किसके हिसाब से? सेक्शन नंबर 88 के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 88 के हिसाब से एक रजिस्टर ऑफ मेंबर बनता है, उसमें जिसका नाम होगा वो होगा मेंबर। तो आप बोलोगे कि मैम ये दो वर्ड्स का इतना इज्जत क्यों है? इन दो वर्ड्स की इज्जत होने के पीछे वजह है। क्या वजह है वो मैं आपको समझा रही हूं। अब तो पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया, अब चलेंगे आगे। ये दो वर्ड्स के बीच का फर्क समझना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? वो इसीलिए बिकॉज जब भी कभी डिविडेंड अनाउंस होगा, बोनस अनाउंस होगा, तो यूजुअली क्या होगा रे, अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, बोनस अनाउंस किया है, तो लोग इमीडिएटली उस कंपनी के शेयर्स बाय करना स्टार्ट करेंगे। करेक्ट है? और फिर मैं आज शेयर्स बाय कर लूंगी, कल डिविडेंड मिल जाएगा, फिर मैं शेयर्स को सेल कर दूंगी। आपको समझ में आ रहा है? या आज मैं शेयर्स बाय करूंगी, बोनस शेयर्स मिल जाएंगे, फिर मैं ज्यादा शेयर्स बेचकर पैसा कमाऊंगी। तो आपको समझ में आ रहा है क्या हो सकता है इसकी वजह से? और इसीलिए ये दोनों के बीच में फर्क होना जरूरी है, शेयर होल्डर एंड मेंबर। तो ये फर्क का क्या इंप्लीकेशन हो गया और किस तरीके से ये फर्क रियल लाइफ में काम करता है वो समझो। एग्जाम्पल के लिए, अगर एग्जाम्पल के लिए कोई कंपनी ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक कंपनी ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं रिलायंस, ठीक है, कंपनी का नाम है रिलायंस। ओके, कंपनी ने 1 जनवरी को अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया है? अनाउंसमेंट हुआ है। किस बात का अनाउंसमेंट हुआ है रे? अनाउंसमेंट हुआ है, किस बात का अनाउंसमेंट हुआ है? कि कंपनी जो है वो बोनस शेयर्स देगा या डिविडेंड देगा। कंपनी क्या देगा? डिविडेंड देगा। अब जब ये डिविडेंड देगा, ये अनाउंसमेंट हुआ है, कब हुआ है? 1 जनवरी को। ये डिविडेंड दिया जाएगा, ये डिविडेंड दिया जाएगा 20 जनवरी को। 20 जैन को डेट क्या है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का डेट है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का डेट है। तो अब क्या होगा? जैसे ही अनाउंस हुआ, बीच में लोग परचेस करेंगे, 20 तारीख को डिविडेंड लेंगे और फिर छोड़ देंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, जब अनाउंसमेंट होता है उसके बाद बीच में और एक डेट अनाउंस किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं 10 जैन। इस डेट को बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। इस डेट को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड डेट बोलते हैं। रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड डेट पर जिस भी पर्सन का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होगा, जिस भी पर्सन का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होगा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को डिविडेंड या बोनस शेयर जो भी डिक्लेयर किया होगा वो मिलेगा। उन लोगों को नहीं मिलेगा जिन लोगों का नाम 20 तारीख को है, या जिन लोगों ने 20 तारीख को शेयर्स बाय किए, 19 को शेयर्स बाय किए, उन लोगों की बात नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? जिसका भी नाम 10 तारीख को एक डेट अनाउंस किया जाएगा कि ये डेट रिकॉर्ड डेट है। रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है कि उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद हो जाएंगे। और उस दिन जिस भी पर्सन का नाम, थोड़ा सा डेट मैंने एक्चुअली बहुत पहले ले लिया, थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं 18 तारीख, ठीक है। इस डेट पर जिसका भी नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा जाएगा, उस बंदे को मिलेगा डिविडेंड, ठीक है। अब हुआ क्या, ध्यान से समझना। अज्यूम करो 2 मिनट के लिए, अज्यूम करना है 2 मिनट के लिए कि मैंने शेयर्स बाय किए। पहला सिचू वन, सिचू मतलब सिचुएशन, सिचू वन, पहले सिचुएशन में मैंने जब अनाउंस हुआ कि डिविडेंड दिया जाएगा, यानी कि 1 जैन, मैंने उसी दिन शेयर्स बाय किए, तो मेरा नाम रिकॉर्ड डेट पे है मेंबर्स पे, बराबर है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेरा नाम है, तो मुझे डिविडेंड मिलेगा क्या 20 तारीख को? हाँ, कोई दिक्कत है नहीं। मैंने तो यहां पे अगर मैंने शेयर्स बाय किए, शेयर्स बाय किए, तो क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सिचू, अगर मैंने शेयर्स बाय किए 19 तारीख को, अगर मैंने शेयर्स बाय किए हैं 19 तारीख को, तो क्या मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है? क्या मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है क्या? अब ध्यान से समझो। अब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जाने के लिए आप लोगों को पता है, जब भी हम लोग शेयर्स बाय करते हैं वहां से +1 चलता है, मतलब ट्रांजैक्शन डेट +1, T+1 हो चुका है अभी, पहले तो T+7 हुआ करता था। ट्रांजैक्शन जिस दिन हुआ उसके 7 दिन के बाद नाम आते थे। उसके बाद T+2 हुआ कि जब भी ट्रांजैक्शन होगा उसके 2 दिन के बाद तुम्हारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गया, तुम्हारा नाम जाएगा।
अभी T+1 है, मतलब जिस दिन बाय करोगे आप लोग शेयर्स, उसके नेक्स्ट डे आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जाता है, करेक्ट है। तो 19 को मैंने बाय किया है, तो 20 तारीख को तो मेरा नाम जाना चाहिए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, बराबर है T+1 के हिसाब से। तो क्या मुझे 19 तारीख को जब मैंने शेयर्स बाय किए, तो क्या 20 तारीख को मुझे डिविडेंड मिल सकता है? क्या क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा 20 तारीख को? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। क्यों नो? क्योंकि आपको समझना है 19 को मैंने शेयर्स बाय किए, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या मैं शेयर होल्डर बनी? यस। क्या मैं शेयर होल्डर हूं? हाँ। लेकिन बिकॉज 18 तारीख को रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया था, यानी कि वो डेट जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद हो जाएंगे, जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं अगले 2-3 दिनों के लिए। जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद हो जाएंगे, उसके बाद मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आएगा। क्या मैं मेंबर हूं? नहीं। क्या मैं मेंबर हूं? नहीं। तो क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा? नहीं। क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा? नहीं। इसका कैलकुलेशंस कैसे होगा, क्या होगा, वो हम लोग देखेंगे। आप लोग अकाउंट्स में स्पेशली देखोगे ये एक्स डिविडेंड, कम डिविडेंड एक्सेट्रा। बट यहाँ पे आप लोगों को क्या समझना है कि अगर आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है ही नहीं, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। वैसे देखा जाए तो मिलना होना चाहिए था, लेकिन रिकॉर्ड डेट के हिसाब से मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं दिखेगा, और जिसकी वजह से मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब यहां पे 19 तारीख को मैं शेयर होल्डर तो हूं, 19 तारीख को मैं शेयर होल्डर तो हूं, लेकिन मैं मेंबर नहीं हूं। समझ आया? 19 को क्या हो रहा है, 19 को क्या हो रहा है, 19th पे ऑन 19th मैं क्या हूं? मैं शेयर होल्डर हूं, हाँ, लेकिन क्या मैं मेंबर हूं? ना। अब 1 मिनट के लिए अज्यूम करो, वैसे पता नहीं होता कि मैंने किससे शेयर्स बाय किए हैं, बट 1 मिनट के लिए अज्यूम करेंगे कि मैंने ये बच्चा चोर से शेयर बाय किए थे। मैंने किससे? ये बच्चा चोर से शेयर बाय किए थे। तो बच्चा चोर जो है हमारा, जो ये बच्चा चोर है, ये 19th पे क्या वो शेयर होल्डर है? क्या वो शेयर होल्डर है? नहीं। अज्यूम करो 2 मिनट के लिए कि मुझे पता है कि मैंने बच्चा चोर से ही शेयर्स बाय किए। क्या वो शेयर होल्डर है? नहीं। लेकिन क्या वो मेंबर है? हाँ। क्यों? क्योंकि 19th पे अभी इमीडिएटली उसका नाम थोड़ी ना हट जाएगा। मैंने शेयर्स बाय किए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेरा जादू की छड़ी घुमा दी और मेरा नाम आ गया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, ऐसा थोड़ी होगा। उसका नाम हटा के फिर मेरा नाम जाएगा ना। तो 19th पे वो शेयर होल्डर नहीं है क्योंकि उसके पास शेयर्स नहीं है, लेकिन वो मेंबर जरूर है। लेकिन वही 19th पे मैं शेयर होल्डर हूं, लेकिन मेंबर नहीं हूं। आपको समझ आया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डर एंड मेंबर के बीच का फर्क समझना? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिकॉर्ड डेट कॉन्सेप्ट, या जिस दिन डिविडेंड जाएगा, जिस दिन बोनस जाएगा, तो वो मेंबर्स को मिलता है। लायबिलिटी मेंबर्स की होती है, शेयर होल्डर्स की नहीं होती है। सिर्फ समझ में आता है? तो ये फर्क पता होना, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स, वर्ड बहुत क्लियर पता होने चाहिए। इस वर्ड का मतलब ये है, इस वर्ड का मतलब ये है, क्रिस्टल क्लियर, इतना सा भी डाउट नहीं चाहिए, 0.00001% भी डाउट नहीं चाहिए। क्लियर है? पक्का 100%? तो ये था तुम लोगों का कॉन्सेप्ट, किस बात का? जहां पे मैंने आप लोगों को किस बात पे डिफरेंस समझाया, शेयर होल्डर एंड मेंबर। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब ये पूरा हो तो चुका है बेसिक जो मुझे समझाना है। अब जिस चैप्टर से मैं शुरुआत कर रही हूं वो चैप्टर भी डिविडेंड ही होगा। जो चैप्टर से मैं स्टार्ट करने वाली हूं वो चैप्टर भी डिविडेंड ही होगा, जहां पे मैं स्टार्ट करूंगी फ्रॉम सेक्शन नंबर 123। आप बोलोगे कि मैम देखो, यूजुअली तो हमने देखा है कि स्टार्ट से सब लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, बेसिक से पहले फर्स्ट सेक्शन नंबर से स्टार्ट करते हैं। आपने बीच में से ही स्टार्ट किया डिविडेंड सेक्शन नंबर से, ऐसा क्यों? तो पहला पॉइंट तो समझो, ये जो चैप्टर है डिविडेंड चैप्टर, ये डिविडेंड चैप्टर जो है, इसमें आप लोगों को फ्रॉम सेक्शन नंबर 123 टिल सेक्शन नंबर 127 है। मतलब कितने सेक्शंस है आप लोगों को? टोटल कुल मिला के 5 सेक्शंस, 123, 124, 5, 6, 7, तो टोटल 5 ही सेक्शंस है। क्वेश्चन 100% एग्जाम में है। दूसरा पॉइंट, यहां से स्टार्ट करने का रीजन ये है, मैं बेसिक से जब स्टार्ट करती हूँ ना, पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, तो उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट ना ये फाउंडेशन के बच्चों को पता होते, तो वो ना एकदम ऐसे ऐसे होते कि हमको तो ये आता है, जान दो, ध्यान नहीं दिया तब भी चलता है। वो उस एटीट्यूड से बैठते हैं क्लास में स्टार्ट से, तो वो एटीट्यूड मुझे क्लास में नहीं चाहिए। तो ऐसा कॉन्सेप्ट सिखा रही हूं जो किसी को नहीं आता। तो जो नए बच्चे होते हैं उनको भी ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट नहीं लगता कि यार हमको कुछ नहीं आ रहा है, तो उनके कॉन्फिडेंस की धज्जियां नहीं उड़ती है बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको पता होता है। या फिर ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देते, वो भी मैं नहीं चाहती। दूसरा रीजन व्हाई दिस चैप्टर, ये जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगी ये आपको लॉ में भी आएगा और सेम कॉन्सेप्ट आपको अकाउंट्स में भी आएगा।
सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे लॉ में भी क्वेश्चन आ सकता है यहां से, और अकाउंट्स में भी आएगा। लॉ के कॉन्सेप्ट अकाउंट्स में मैम, हाँ यस, ये अकाउंट्स में भी आएगा, लॉ में भी आएगा। तीसरा रीजन वाई टू स्टार्ट फ्रॉम दिस, तो सबसे मैंने देखा बच्चे क्या करते हैं, जैसे किताब आती है ना, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो तो पहले गिनते हैं नंबर ऑफ पेजेस। मुझे पता है ना क्या करते हो आप लोग, मैं भी कभी स्टूडेंट हुआ करती थी तो मैंने भी यही किया है। सबसे पहले हम क्या गिनते हैं, हम गिनते हैं नंबर ऑफ पेजेस उस चैप्टर में कितने हैं। तो सबसे छोटा जो चैप्टर है, जो कि क्वाइट इजी भी लगेगा आप लोगों को, जो कि लेकिन ट्रिकी भी है, ट्रिकी है बट मजा आता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। तो जो मिसकंसेप्शन है, सबसे पहले तो बच्चों के दिमाग में ऐसा होता है ना कि लॉ मतलब थियोरी, अभी फिर हमको बैठना पड़ेगा, सुनना है प्रवचन पता नहीं कितने टाइम तक, तो वो जो एकदम ऐसा एकदम थके हुए जैसे जो होता है ना, कि प्रैक्टिकल में कैसे जोश होता है कि यार कैलकुलेशन बस बोलो, हम लोगों को नंबर हम करते हैं, क्योंकि सीए है तो नंबर्स के साथ खेलने में मजा आता है अपने को। तो वो जो मतलब सीए वाला जो फीलिंग आप लोगों का जो मिस हो जाता है ना, कि थियोरी है पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, वो जो एक होता है ना आप लोगों का वो डीमोटिवेशन, मुझे उसको हटाना है। तो इसीलिए ये वाला जो चैप्टर है, यहाँ पे हम लोग सम्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिंपल इजी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, बट एट द सेम टाइम वो ट्रिकी भी होगा थोड़ा सा, तो मजा आता है कि यार क्या गलत किया हम लोगों ने, ऐसा कैसे आ गया आंसर, फिर ये आंसर क्यों आ रहा है, वो जो एक क्यूरियोसिटी होती है वो भी रहती है। सबसे छोटा टॉपिक है, और अकाउंट्स में भी आता है और आपके लॉ में भी आता है। तो ये ऐसा टॉपिक है और पहली नया है सबके लिए, सब बराबर लेवल पे रहेंगे इस टॉपिक के लिए। तो इसीलिए हमेशा मैं ये टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, जो कि मैं अभी भी करूंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टार्टिंग का मैंने छोड़ दिया और मैं सिर्फ एंड वाले चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है। सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बट मैं अपने तरीके से सीक्वेंस सारे चेंज करूंगी। ओके, मेरा सीक्वेंस कभी भी मॉड्यूल वाला नहीं मिलेगा तुमको, ना पढ़ाते टाइम पे मिलेगा, और ना आप लोगों को जब आप लोग इवन किताब भी देखोगे तो उसमें भी मेरे बहुत सारे शफल किए हुए आप लोगों को सेक्शंस मिलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि किताब अगर आप लोग मॉड्यूल भी देखोगे, जो नोट्स है वो देखते हो, तो वहां पर अगर आप ध्यान से नोट करोगे तो सब कुछ सेक्शन नंबर वाइज में लिखती हूँ, ठीक है। तो सेक्शन नंबर वाइज इसीलिए बिकॉज फिर बच्चों को याद रहते, सेक्शन नंबर सब सेक्शन नंबर के साथ जब होता है ना, तब वो पूरा याद रहता है बच्चों को, तो इसीलिए ये सेक्शन सब सेक्शन से चलेगा। क्लियर हुआ? अब यहां पे हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले वो कौन सा है, डिविडेंड ही होगा। क्लियर है? अब बिफोर आई गो हेड विद दैट, बट आप लोगों को सबसे पहले ये बेसिक लिखना है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। पहले ये लिखो, उसके बाद वो जो रिकॉर्ड डेट वाला पूरा कॉन्सेप्ट था वो हम लोग लिखेंगे, एंड देन विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर ऑल टुगेदर, जो सबके लिए ही नया होगा, जो कि होगा डिविडेंड, ठीक है। चलो फटाफट लिखना है, फास्ट, यू हैव ओनली 2 मिनट्स। डन? ये भी लिख दो।
डन, लिख दिया, आगे बढ़े। We'll go ahead with the next concept. Yes, okay. So the next concept is all about dividend. अब ये जो डिविडेंड है एग्जैक्टली क्या है ध्यान से समझो। डिविडेंड का मतलब हम सबको पता है कि प्रॉफिट जो भी कंपनी कमाएगा उसका कुछ हिस्सा जो शेयर होल्डर में बटेगा। अब जब शेयर होल्डर में कुछ हिस्सा बट रहा है वो किसे जाएगा, वो किसे जाएगा एग्जैक्टली इक्विटी शेयर होल्डर को। तो सबसे पहले तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस के बीच का जो फर्क है पहले वो समझ के लेते हैं। ओके, बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है, बट यस पहले क्यों, क्योंकि डिविडेंड किसे मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो पहले इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब समझते हैं, जो कि सबको ही पता है यहाँ पे। वंडरफुल, क्योंकि बीकॉम में भी कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, फाउंडेशन वाले तो वैसे ही पूरा पढ़ चुके हैं अच्छे से। ओके, सो इक्विटी मतलब क्या होता है कि जहां पे आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को कोई राइट नहीं मिलता, प्रेफरेंस राइट, मतलब कि यहां पे इक्विटी शेयर होल्डर को जब भी कभी कंपनी को पैसा देने की कंपनी पैसा देने के बारे में सोचेगा तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी जिनका सिक्योर्ड जो भी क्रेडिटर्स होंगे उनकी, फिर जो और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बाहर के हैं उनकी, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, और उसके बाद जो बची कुची इज्जत होती है और जो बचा कुचा अगर कुछ पैसा होगा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। सो इसीलिए यहाँ पे इक्विटी मतलब क्या है कि आप लोगों को कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता है, ना ही आप लोगों को कैपिटल के रीपेमेंट के लिए प्रेफरेंशियल राइट है, मतलब इज्जत नहीं है, एंड में बचा तो मिलेगा कैपिटल वरना डूब गया, और ना ही आप लोगों को डिविडेंड कंपलसरी मिलेगा, ऐसा है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आज तक डिविडेंड पे ही नहीं करी, मतलब ना फेसबुक ने कभी डिविडेंड पे किया है, ना अलीबाबा कभी डिविडेंड पे करता है। तो ये जो अमेजॉन, अलीबाबा, ये फेसबुक, ये कंपनीज क्यों डिविडेंड पे नहीं करती है, वो लोग क्या करते हैं, वो प्लाउ बैक करते हैं प्रॉफिट को। क्या करते हैं ये लोग, प्लाउ बैक ऑफ द प्रॉफिट करते हैं। प्लाउ बैक ऑफ द प्रॉफिट का मतलब है कि धंधे में ही वापस से पैसा डाल देते हैं, तो धंधे का एक्सपेंशन करने के पर्पज से होता है, तो डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो वो जो होता है वो कहां पे होता है, कुछ कंपनीज के केस में होता है जहां पे डिविडेंड पे नहीं किया जाता। तो कुछ कंपनीज डिविडेंड पे करेगी, कुछ कंपनीज डिविडेंड पे नहीं करेगी। अब जब भी कभी डिविडेंड पे होगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है वो कंपलसरी फिक्स होता है, मतलब वहां पे कुछ ऐसा डिक्लेयर वगैरह करने की जरूरत नहीं है, फिक्स रेट पे आपको मिलेगा एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बट एज अ इक्विटी शेयर होल्डर फिक्स कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये था तुम्हारा सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, कि आप लोग को एज ए इक्विटी शेयर होल्डर आप लोगों का जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारी पॉलिसी क्या है, कितना प्रॉफिट है, ये सारी चीजें कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड मिला क्या, जितने भी क्रेडिटर्स है क्या उनको पेमेंट हुआ क्या, डेप्रीसिएशन का क्या हाल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे कंडीशन को पूरा करने के बाद आप लोगों को डिविडेंड मिलेगा। तो जब भी कभी डिविडेंड मिलता है, जब भी कभी डिविडेंड मिलता है तो ये जो डिविडेंड होता है तो ये मिलता कहां से है, ये मिलता है प्रॉफिट से। ये मिलता किससे है, प्रॉफिट से मिलता है। तो प्रॉफिट से, प्रॉफिट जो आया हुआ है तुम लोगों का, ये प्रॉफिट कहां आता है रे, प्रॉफिट मिलता है तुम्हारे कैपिटल पी एंड एल अकाउंट में। तो ये जो तुम्हारा पी एंड एल अकाउंट है, अगर पी एंड एल अकाउंट में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कहां ट्रांसफर किया जाता है रे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं बैलेंस शीट ना, डायरेक्टली बैलेंस शीट पे प्रॉफिट नहीं जाता है, बीच में आपका एक अकाउंट बनता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। क्या बनता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ये जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन होता है ये प्रॉफिट पहले यहां पे ट्रांसफर होगा और इस प्रॉफिट के हिस्से बटेंगे। एप्रोप्रिएशन का मतलब है अपोर्शनमेंट करना, मतलब क्या है, इसके हिस्से करना, कि पहला हिस्सा की जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग डाल देते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को। कहां डाल रही हूं मैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। मैम ये क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा तो बता देती हूँ, एक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व करके होता है, हम लोगों को है थोड़ा सा बेसिक इसका, 4th चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। बट यूजुअली जब डिबेंचर्स को रीपेमेंट करना है पैसा तो कुछ हिस्सा हर साल अलग से निकाला जाता है फ्रॉम द प्रॉफिट, ताकि जब भी डिविडेंड पे, जब भी डिबेंचर को रीपे करने की बारी आएगी तो कंपनी को दिक्कत ना हो कि एकदम से पैसा कहां से लाए ये सोचना ना पड़े। इसीलिए कभी भी प्रॉफिट जो भी आता है हर साल उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद कभी कभी कंपनी जो है कुछ हिस्सा ट्रांसफर करती है जनरल रिजर्व को।
एंड देन जो बचा हुआ होता है उसको बोला जाता है, बचा हुआ जो भी प्रॉफिट होता है वो जाता है आपके बैलेंस शीट को, पी एंड एल अकाउंट का। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ जो पी एंड एल अकाउंट का प्रॉफिट होता है वो आप लोगों का बैलेंस शीट को जा रहा है। ठीक है, जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है? जनरल रिजर्व यूजुअली एक सेपरेट अलग से रिजर्व निकाला जाता है कि अगर धंधे को एक्सपांड करना है ना, या इमरजेंसी कोई सिचुएशन के पर्पज से ये रिजर्व्स अलग से थोड़ा सा आप लोग निकाल सकते हो एज अ कंपनी। हमेशा रिजर्व को पैसा ट्रांसफर करना मैंडेटरी होता है क्या प्रॉफिट से? नहीं। लेकिन देखो जो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं, जैसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, स्टैट्यूटरी मतलब कि एक्ट ने बोला है करने का तो करने का, तो ऐसे कुछ रिजर्व्स बताए गए हैं, तो उन रिजर्व्स को अगर आपको ट्रांसफर करना है, कंपलसरी बताया तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज खुद की इच्छा से, ऑन योर ओन विल, आप लोगों को रिजर्व को पैसा ट्रांसफर करना है, आप करो, नहीं करना है मत करो। तो जनरल रिजर्व आपको बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, तुम्हारी इच्छा। तो ये जो भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के हिस्से बटेंगे और इन्हीं हिस्सों में से एक हिस्सा भी होगा डिविडेंड का। इन्हीं हिस्सों में एक हिस्सा आ सकता है डिविडेंड का, अगर कंपनी चाहे तो डिविडेंड पे करने के बारे में सोचना चाहे तो एक हिस्सा आएगा इसी का, डिविडेंड का। तो पहले तो ये बेसिक समझ लो। ओके, अब जब ये डिविडेंड पे होगा, जब ये डिविडेंड पे होगा, प्रॉफिट का जो भी डिविडेंड पे हो रहा है, तो दो तरीके से डिविडेंड पे किया जा सकता है। ठीक है, जिसको मैं बोलती हूं टाइप ऑफ डिविडेंड, टाइप्स ऑफ डिविडेंड। अब ये जो दो टाइप है, ये क्या है टाइप्स ऑफ डिविडेंड के? पहला है इंटरिम डिविडेंड, पहला क्या है? इंटरिम डिविडेंड, और एक है फाइनल डिविडेंड। एक क्या होता है? फाइनल डिविडेंड है, और एक है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या है? नाम में ही काफी कुछ है। मतलब क्या है? इंटरिम मतलब बीच का ही होगा। ये बीच का मतलब कितने बीच का है? ये बीच का है बिटवीन, ये बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म है मेरा, बिटवीन टू AGM। AGM का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। ये क्या है मैं एक्सप्लेन करती हूँ, डोंट वरी। तो बिटवीन टू AGM जब भी कभी डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसको बोलेंगे क्या? इंटरिम डिविडेंड। एंड फाइनल डिविडेंड मतलब क्या होता है? जिस भी दिन आप लोगों का एनुअल जनरल मीटिंग AGM के डेट जो भी होगा, उस दिन जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है फाइनल डिविडेंड। ओके, नाउ ये पहले तो AGM वर्ड का थोड़ा सा एक बेसिक मतलब समझा देती हूँ, डिटेल में आएगा, हम लोग सीखेंगे 7 चैप्टर में, बट एक बेसिक फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डिफरेंस समझाना जरूरी है, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है AGM। ठीक है, AGM आप लोगों का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, अज्यूम करते हैं हम लोग 23, ठीक है, और खत्म होगा 31 मार्च 24। क्लियर है? तो आप लोगों का फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 23, 24, ये तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर है। अब ये जो तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर है 23, 24, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्चुअली बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी मेंटेन किए हैं उसके बेसिस पे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब अप्रूव होंगे? आप बोलोगे 31 मार्च का है तो 31 मार्च को ही होते हैं? नहीं, वो कब तक हो सकते हैं? एग्जैक्टली वो होते हैं टिल AGM यूजुअली, यानी कि 30 सितंबर यूजुअली, नॉट ऑलवेज, इसके कंडीशंस बाद में देखेंगे। तो आप लोगों को 6 महीने का टाइम मिलता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरा अप्रूव करने के लिए, सबमिट करने के लिए, सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, इसका जो अप्रूवल होता है वो जाता है आपका AGM में। अज्यूम करो AGM में, मतलब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैक्सिमम अप्रूव करने का टाइम है आप लोगों का 30 सितंबर। ठीक है, 30 सितंबर ऑफ जो भी आपका, जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वहां से 6 महीने, मतलब कब आएगा? 30 सितंबर, अभी के लिए 6 महीने। ठीक है, 30 सितंबर को खत्म होगा। अब 30 सितंबर पे अगर खत्म हो रहा है तो उससे पहले आप लोगों का एक मीटिंग होना चाहिए, जिस मीटिंग में सारे मेंबर्स आएंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करेंगे। अब अप्रूव करेंगे मतलब क्या है? अज्यूम करती हूं मैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करने का जो दिन है, या AGM एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल मतलब साल में एक ही बार होगा, जनरल मीटिंग मतलब कि जनरली जितने भी मेंबर्स होंगे कंपनी के वो सारे आएंगे एंड AGM रखेंगे। मैं अज्यूम कर रही हूं यहाँ पे 31 अगस्त 24 को हुआ। कब हो रहा है? 31 अगस्त 24 को हमारा AGM हो रहा है। ये AGM पे क्या होगा? ये AGM पे ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनको अप्रूव किया जाएगा।
उनको क्या किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा। समझ आए, यहां तक पहुंचे सब। अब ये जब अप्रूव होगा, ये हमारा पहला एनुअल जनरल मीटिंग है, अज्यूम ये हमारा हो गया एक एनुअल जनरल मीटिंग। अगला जो एनुअल जनरल मीटिंग होगा वो कब आएगा रे, वो कब आएगा, अगला एनुअल जनरल मीटिंग का डेट क्या होगा, पहले तो अगला फाइनेंशियल ईयर देखना पड़ेगा, है ना। अगला फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 24, बराबर है। 1 अप्रैल 24 से स्टार्ट होगा तुम्हारा, और खत्म कब होगा, 31 मार्च 25 को खत्म होगा। तो ये जो ब्लैक बॉक्स है, ये तुम्हारा पूरा, ये जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन इज नथिंग बट योर फाइनेंशियल ईयर 24-25, पूरा क्या है तुम्हारा, फाइनेंशियल ईयर 24-25, बराबर है। अब इसके आगे वापस से 6 महीने का टाइम मिलेगा, इसके आगे क्या होगा, वापस से 6 महीने का टाइम मिलेगा। काय के लिए 6 महीने का टाइम, काय के लिए होगा, 30 सितंबर 2025। किस बात के लिए होगा ये टाइम, ये टाइम होगा जो भी तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, उसके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको अप्रूव करने का। तो ऐसे ही चलता रहेगा, वैसे क्या होगा, चलता रहेगा। तो ये जो चलने का जो सिस्टम है वो एग्जैक्टली कैसा है वो समझ लो, ये जो चलने का जो सिस्टम है वो कैसा है एग्जैक्टली समझ लो, ठीक है। यहां से मैंने स्टार्ट किया, कहां पे, यहाँ पे, ये क्या है, ये है मेरा 1 अप्रैल। 1 अप्रैल तो कहीं ना कहीं मेरा 31 मार्च खत्म होगा। तो 1 अप्रैल से मैं स्टार्ट कर रही हूं, 31 मार्च मेरा खत्म होगा। तो यहां से मेरे पास कितना टाइम है, 6 महीने का टाइम है, यानी कि 30 सितंबर उसी साल का। तो 1 अप्रैल यहां पे स्टार्ट हो रहा है मेरा 2023, 1 अप्रैल 23 मेरा यहां से स्टार्ट हो गया। 1 अप्रैल 23 स्टार्ट हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, करेक्ट है। यहां पे आया मेरा 31 मार्च 24, बराबर। 31 मार्च 24 यहां पे आया, इसके आगे 30 सितंबर 24 तक का टाइम है, सो दैट ये जो मेरा पहला साल था 23-24 उसके फाइनेंशियल ईयर अप्रूव हो जाए। मतलब कि बेसिकली इस फाइनेंशियल ईयर के जो भी फाइनेंशियल ईयर था, इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अगला जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है उसमें फाइनलाइज हो रहा है, बराबर। तो जो फाइनलाइज हो रहा है उसमें आप लोगों को अगला जो साल है उसके 6 महीने दिए हुए हैं। 6 महीने में से मैंने डेट चूज किया था 31 अगस्त। 31 अगस्त हमारा एजीएम का डेट है, उस दिन सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस साल के फाइनल हो गए, करेक्ट। अब अगला जो साल है वो स्टार्ट हो रहा है मेरा 1 अप्रैल 24 से, और वो खत्म होगा 31 मार्च 25 को। उसके बाद वापस से मुझे 30 सितंबर 25 तक का टाइम मिलेगा। किस बात के लिए 30 सितंबर तक का टाइम मिलेगा, ये जो 24-25 साल गया है यहाँ का, अभी का, उधर वाला नहीं, अभी का जो 24-25 साल गया है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करने के लिए। सही बात है। तो वो अप्रूवल भी वापस से एजीएम में होगा। तो अज्यूम करते हैं मेरा अगला जो एजीएम है वो आता है 31 अगस्त 25 को, और इस एजीएम में क्या होगा, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो जाएंगे। मेरे क्या हो जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इस डेट पर अप्रूव हो जाएंगे। कौन से, 24-25 वाले। अब यहां पे ये वाला जो एजीएम हुआ और ये वाला जो एजीएम हुआ, इसके बीच में जब भी कभी डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसे बोला जाएगा इंटेरिम डिविडेंड। समझ आया, इसके बीच में कभी भी डिक्लेयर जो होगा उसे बोला जाएगा क्या, इंटेरिम डिविडेंड। यहां तक पहुंचे पक्का 100%। तो दो एजीएम के बीच का डिविडेंड इज नथिंग बट व्हाट, इंटेरिम डिविडेंड। समझ आया। अब यहां पे जब भी मैं इंटरिम डिविडेंड की बात कर रही हूं तो मैं आपको पहले एग्जांपल दे देती हूं, उससे पता चल जाएगा आप लोगों को कि डिविडेंड इंटरिम है या फाइनेंशियल ईयर फाइनल डिविडेंड है, कैसे आइडेंटिफाई होगा। अज्यूम करते हैं मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट 1 अक्टूबर 23। मैंने डिविडेंड कब डिक्लेयर किया है, 1 अक्टूबर 23 को डिक्लेयर किया हुआ है। तो अब आप बताएंगे ये फाइनल डिविडेंड होगा या इंटेरिम डिविडेंड होगा, क्या बताओगे आप, फाइनल होगा या इंटेरिम डिविडेंड होगा। दूसरा एग्जांपल, मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 1 नवंबर 23 को, या मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 1 मार्च 23 को, या 31 मार्च 24 को। अब आप बताओ, और एक एग्जांपल ले लेती हूं 31 अगस्त 24 को। अब आप बताएंगे इंटेरिम डिविडेंड है या फाइनल डिविडेंड है,
इंटरिम डिविडेंड है या फाइनल डिविडेंड है। मैंने जानबूझ के आप लोगों को एक ट्विस्ट डाला इसमें, और वो ट्विस्ट ये है कि यहां पे मैंने जो डेट्स लिए हैं वो 23 एंड 24 ईयर के लिए। अब आप बोलोगे कि मैम 23 24 का जो एजीएम है वो तो 31 ऑफ अगस्त 24 को हो रहा है ना, इस डेट पे हो रहा है ना का एजीएम। ये जो 23 24 है इसका जो एजीएम है वो तो 31 ऑफ अगस्त को हो रहा है, तो एजीएम के पहले ही हमने डिक्लेयर कर दिया है मैम। तो आपने तो बोला था कि दो एजीएम के बीच में देखो, मतलब आपने बोला था कि 31 ऑफ अगस्त 24, 31 ऑफ अगस्त 24 और 31 ऑफ अगस्त 25 के बीच में जो आएगा वो इंटरिम डिविडेंड होगा। अभी तो आपने पहले का डेट डाल दिया। तो आपको समझना है, अगर इस फाइनेंशियल ईयर अगर 23 24 ये जो फाइनेंशियल ईयर है उसके पहले का भी तो फाइनेंशियल ईयर होगा, तो इसके पहले भी कहीं ना कहीं एनुअल जनरल मीटिंग हुआ होगा, तो यहां पे फाइनेंशियल ईयर 22 23 भी होगा और यहां पर भी कहीं ना कहीं एजीएम हुआ होगा। तो ये जो दो एजीएम होंगे, इन दो एजीएम के बीच में, दो एजीएम के बीच का पर्पल कलर ले लेते हैं, अज्यूम करते हैं यहां पर आएगा तुम्हारा 31 ऑफ अगस्त 23, ठीक है। तो 22 23 का जो फाइनेंशियल ईयर का जो एजीएम था वो आया था तुम्हारा 31 ऑफ अगस्त 23 को। तो वापस से तुम्हारे दो एजीएम बन गए। कौन से दो एजीएम बने रहे? एक आया तुम्हारा 31 ऑफ अगस्त 23, एक आया 31 ऑफ अगस्त 24। तो दो एजीएम के बीच का ही आया ना। तो ये जितने भी डिविडेंड डिक्लेयर हुए हैं ये सारे दो एजीएम के बीच के ही है, तो ये सारे क्या माने जाएंगे? इंटेरिम डिविडेंड। इतना सिंपल समझो कि अगर एजीएम के दिन अगर डिक्लेयर नहीं हुआ है, ठीक है, एजीएम पे डिक्लेयर नहीं हुआ है तो फिर बात खत्म। एजीएम में डिक्लेयर नहीं हुआ तो फिर बात खत्म। अगर एजीएम पे डिक्लेयर हुआ तो वो फाइनल है, वो फाइनल डिविडेंड होता है। वो क्या होता है? फाइनल डिविडेंड। और अगर दो एजीएम के बीच में कभी भी गवर्नमेंट नहीं, कभी भी कंपनी को चाहिए तब अगर उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, इसका मतलब हम उसे मानेंगे इंटेरिम डिविडेंड। क्लैरिटी? पक्का 100%। इंटेरिम डिविडेंड क्या है एंड फाइनल डिविडेंड क्या है, उसके एग्जांपल्स क्लियर हुए, दिमाग में बैठ गया। तो अभी पहले ये आप लिखो, पहले थोड़ा सा ये लिख के रखो, और अगर डाउट है देन यू कैन शूट। पहले ये लिखो,
डन, खत्म करो चलो। डन, चले आगे। यस, अब ये जो इंटरिम डिविडेंड होता है, ये इंटरिम डिविडेंड, ये जो इंटरिम डिविडेंड है, ये इंटरिम डिविडेंड कब दिया जा रहा है रे? एट एनी टाइम बिटवीन टू एजीएम, एट एनी टाइम बिटवीन टू एजीएम। और जो फाइनल डिविडेंड है वो कब दिया जाता है? एजीएम के दिन, हाँ या ना? अब जब भी कभी बात आएगी फाइनल डिविडेंड को पे करने की, जब भी कभी बात आएगी, यस करेक्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस, जब भी कभी बात आएगी फाइनल डिविडेंड को पे करने की, तो फाइनल डिविडेंड पे कौन करेगा? फाइनल डिविडेंड कौन पे करता है? सबसे पहले तो आपको यह समझना है, फाइनल डिविडेंड पे करते टाइम पे एक आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि रेकमेंड करेंगे, क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? रेकमेंड करेंगे। क्या रेकमेंड करेंगे रे? कि आप लोगों को कितना डिविडेंड एज अ कंपनी, वो बताएंगे कि कंपनी ने कितना डिविडेंड पे करना चाहिए, इस बात के लिए वो बस रेकमेंडेशन देंगे। फिर उसके बाद जो मेंबर्स ऑफ द कंपनी होते हैं ये इसको अप्रूव करेंगे। जब भी अप्रूव करेंगे, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बताया कि 15% हम लोग डिविडेंड दे देंगे, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 15% बोला है, मेंबर जो है उसको या तो कम कर सकते हैं या तो फिर उतना भी डिक्लेयर कर सकते हैं जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बताया। मतलब अगर 15% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहे तो 10%, 11, 12, 9, 7, 13, 14 जो भी परसेंटेज चाहिए मेंबर्स को सही लगता है वो अप्रूव हो जाएगा। या तो 15% भी अप्रूव होगा, लेकिन 15 के ऊपर जाने का परमिशन नहीं है। मतलब अगर जितना भी रेकमेंडेशन दिया गया है उतना ही, उतने तक ही अप्रूव होगा, जितना रिकमेंडेशन दिया गया है उतने तक ही अप्रूव होगा। तो इसीलिए पहले क्या आएगा? पहले आएगा बोर्ड रेजोल्यूशन जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास करेंगे। ठीक है, रेजोल्यूशन मतलब कोई भी डिसीजन पास करने के लिए, एक होता है ना, एक जैसे आप एग्जाम पास होते हो तो आपको आपका क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। तो वैसे ही रेजोल्यूशन होता है। ठीक है, कंपनी के लिए क्या होता है? रेजोल्यूशन होता है, हम डिटेल में समझेंगे बाद में। तो रेजोल्यूशन होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या पास करेंगे? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे। और जो मेंबर्स होते हैं वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे। वो क्या पास करेंगे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके चले जाएंगे एंड उसके बाद क्या होगा? जो मेंबर्स होंगे वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे इंटरिम डिविडेंड की, जब हम लोग बात करेंगे इंटरिम डिविडेंड की, तो यहां पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकते हैं। समझ आया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? पहला बेसिक पक्का, ये लिख के रखो, खत्म करो ये लिख के फटाक से।
डन हो गया लिख के, आगे बढ़े। ये था तुम्हारा डिविडेंड के टाइप्स। ओके, अब जो इंटरिम डिविडेंड का हमने कॉन्सेप्ट देखा है, ये जो बिटवीन टू एजीएम होता है, उस पर बहुत और डिटेल में डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ इतना बताया कि इंटरिम का मतलब होता है दो एजीएम के बीच में डिक्लेयर किया हुआ डिविडेंड, लेकिन एग्जैक्टली वो कौन से साल से कनेक्टेड है ये अभी तक हमने डिस्कशन नहीं किया है। वही सबसे बड़ा आप लोगों को ट्रिकी जो पार्ट है वो वहां पर है, बट वो अभी हम लोग नहीं देखेंगे, पहले बेसिक कंप्लीट करना है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों को समझना है कि जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना, जब भी कभी डिविडेंड डिक्लेयर होता है, तो डिविडेंड डिक्लेयर करते टाइम पे कौन डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है रे? डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है बाय मेंबर्स, लेकिन रेकमेंड कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये हमेशा याद रखना कि रेट जो होता है इक्विटी शेयर पर, जो रेकमेंड किया जाएगा बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि वेरी हो सकता है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, बट वो कितना रखेंगे? उतना ही रखेंगे जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बताया है, उससे कम, लेकिन उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। ये बेसिक क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग आया। अब चलेंगे आगे। ये जो डिविडेंड आता है, ये जो डिविडेंड आएगा वो पे करते टाइम पे ऐसा लिखते हैं ना, 10% 20% डिविडेंड डिक्लेयर किया। कभी कभी हमने देखा होगा, अगर आप लोगों ने कभी डिविडेंड अगर आया होगा आप लोगों को, अभी मेरे पास है लेकिन ईमेल में मैं पहले थोड़ा सा मेरा जो पर्सनल डिटेल है वो हटा के फिर दिखाती हूँ आपको, बट डिविडेंड का इंफॉर्मेशन आ जाता है, आपको मेल पे आता है कि इतना इतना पैसा जो है वो क्या हो चुका है, आप लोगों को क्रेडिट हुआ है। ओके, अब जब ये क्रेडिट हो रहा है, उस टाइम पे क्रेडिट हो रहा है, उस टाइम पे क्या क्या है, एक एग्जांपल लेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो वो कितना परसेंटेज कैसे होगा। तो एक तो कंपनी है, कोई भी कंपनी है जिसका जो XYZ कंपनी है, ठीक है, जिसका इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपए का है। कितना है? 10 लाख रुपए का, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है इसके, नंबर ऑफ शेयर्स वो है 1,10,000 का फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज का फेस वैल्यू। जब इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका 10 लाख का, उसमें जो पेड अप वैल्यू है, उसका पेड अप कैपिटल है वो कितना है? वो है 5 लाख का। और जो अनपेड कैपिटल है उसका, अनपेड कैपिटल है वो भी है 5 लाख का। वो कितना है? 5 लाख का। तो टोटल कुल मिला के ऐसे 10 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल है। ओके, अब जब मैंने शेयर्स बाय किए, मैंने यहां से शेयर्स बाय किए हैं, और जो मैंने बाय किए हैं, मैंने 1000 शेयर्स को बाय किए। मैंने कितने शेयर्स बाय किए हैं? 1000 शेयर्स। 1000 शेयर्स मेरे पास है। मेरा जो परचेस प्राइस है, मेरा जो परचेस प्राइस है वो है 200 रुपए का पर शेयर, 200 रुपीज पर शेयर। और आज का जो उसका मार्केट प्राइस है, आज का जो मार्केट प्राइस है वो है 250 रुपए का पर शेयर। तो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, कंपनी ने क्या किया है? डिविडेंड डिक्लेयर किया, और ये जो डिविडेंड का परसेंटेज है वो है 10%। 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया है। आप बताएंगे कि मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा। आप लोगों को मुझे कैलकुलेट करके बताना है कितना मुझे डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, चलो बताओ, कैलकुलेट करो और बताओ मुझे फटाक से कितना डिविडेंड मुझे मिलेगा। कितना? कितना? 50? कैसे आया? 1000 इंटू, अच्छा 250, अच्छा 25, 10% से 25,000। तो एक आंसर आया है मेरे पास, 1000 शेयर्स इंटू 250 इंटू 10%, कितना था वो? 25,000 का। ठीक है, दूसरा आंसर, 1000 शेयर्स इंटू 200 इंटू 10%, मतलब कितना? 1000 इंटू 200 इंटू 10%, मतलब 20,000 का। ओके,
एक का आंसर कितना है, 1000 शेयर्स इंटू 10 रुपए इंटू 10%, मतलब 1000 रुपए का। और कोई आंसर, और कोई आंसर देना चाहेगा? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि यहां पे आप लोगों ने, मेरे पास अभी 3 आंसर्स आए, ठीक है, मैंने सिर्फ इतना बताया है कि डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है 10% का, और मेरे पास कितने आंसर्स आए हैं, 3 आंसर्स आए। आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि पहला पॉइंट, डिविडेंड जो पे किया जाएगा वो हमेशा डिविडेंड पेड ओनली with respect to face value और नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो मार्केट प्राइस क्या है, परचेस प्राइस क्या है, इस पे आप लोगों का डिविडेंड का अमाउंट डिसाइड नहीं होगा। आपका डिविडेंड का अमाउंट किससे डिसाइड होता है, फेस वैल्यू कितना है, सिर्फ और सिर्फ उससे, कितने से, जो फेस वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ उतने से डिसाइड होता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरी गलती, ये सारे के सारे आंसर्स गलत है। ये गलत आंसर्स भी आप लोग लिखोगे, क्यों लिखोगे, क्योंकि सही आंसर क्या है ये पता होना चाहिए। आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला फेस वैल्यू, हमने तो किया है। आप लोगों को और एक पॉइंटर में बता देती हूँ जो कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इन इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पहला तो पॉइंट मैंने बता दिया, कौन सा, डिविडेंड ये पहला पॉइंट बताया मैंने, क्या बताया, डिविडेंड पेड ओनली विथ रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू। सेकेंड पॉइंट, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड ओनली अप टू द, और ओनली टू द एक्सटेंड टू द, और विथ रिस्पेक्ट टू, ओनली विथ रिस्पेक्ट टू पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू का मतलब क्या है, जितना एक्चुअल में आप लोगों ने पे किया हुआ है फेस वैल्यू का उतना ही, पेड अप वैल्यू के रिस्पेक्ट से जितना भी आएगा उतना ही। तो यहां पे आपको समझना है, डिविडेंड शैल बी पेड ओनली विथ रिस्पेक्ट टू पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू मतलब उन्होंने आधा ही मांगा है, आधा अभी भी बाकी है। आधा बाकी है इसका मतलब आप लोगों का एक्चुअल में डिविडेंड कितना जाना चाहिए, 1000 शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। एक्चुअल में भले ही आपका 10 रुपए हो, लेकिन आधा ही पे हुआ है, अभी भी आधा अनपेड है, इनटू 10%, दैट इज 500 रुपीज ओनली। ये कैलकुलेशंस क्लियर है, क्यों, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू पेड अप वैल्यू ही मिलता है एंड विथ रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू मिलता है। क्लैरिटी पक्का। जैसे अगर मुझे, हम लोग देखते हैं एक हाथ कंपनी का फटाक से, रिलायंस का मिला तो डिविडेंड, मनी कंट्रोल, अच्छा हाँ देखो, ये दिख रहा है कितना रुपए, 5.5, 10, 9, फाइनल, देखो ये फाइनल डिविडेंड है। ओके, ये एक्स डिविडेंड डेट क्या होता है वो हम लोग यहां पे नहीं देखने वाले, ये आप लोगों को आएगा अकाउंट्स में। ओके, एक्स डिविडेंड, कम डिविडेंड, क्या कैलकुलेशन, सब कुछ सारे फाइनल है। एक इंटरिम डिविडेंड भी मिला तुमको, कब आया रहे वो, 17 मार्च को आया है। कितने रुपए का, 10.5 रुपए का, 9.5 है ना, 9, 8, 7, 13, 11, ये डिविडेंड पे किया जा रहा है, फाइनल इंटरिम, ये सारा रिलायंस क्या कर रहा है, हर साल डिविडेंड पे कर रहा है। तो ये जो पेमेंट किया जाता है डिविडेंड का, ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू, एंड वो भी जितना पेड अप होता है उतना ही, ये दिमाग में डाल देना, ठीक है। तो पहले तो आप लोग ये क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है, ये पर्पल वाला मत लिखना, पहले ये क्वेश्चन लिखो, फिर उसके बाद हम लोग आंसर लिखेंगे जो पर्पल में लिखा हुआ है। ओके, पहले क्वेश्चन लिखो फटाक से।
डन, क्वेश्चन लिख दिया, आंसर लिखो अब, और आंसर लिखने के बाद उसके नीचे वो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिखेंगे, ठीक है? पहले क्वेश्चन लिखो, फिर उसके बाद आंसर लिखो, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देना नीचे। डन, आगे बढ़े। यस, चलो, ये हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन है? यस, एक बार बता दो। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम लोगों को बात करनी है, जब भी कभी डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए आपकी जेब में पैसा भी होना चाहिए उतना, आपकी जेब में उतना पैसा भी होना चाहिए ना, तभी जाके आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या सोर्सेस है जिससे आप लोग डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकते हो? तो सबसे पहले हम लोगों को अब समझना है सोर्सेस ऑफ पेइंग डिविडेंड। सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, ठीक है? अब ये जो सोर्सेस ऑफ डिविडेंड है ये एग्जैक्टली क्या क्या है, ये कहां लिखा हुआ है? ये लिखा है सेक्शन नंबर 123 में। कितने सोर्सेस है? सबसे पहला सोर्स आता है प्रॉफिट्स ऑफ द करंट ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2। दूसरा सोर्स है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ एनी ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल नंबर 2। उसके बाद तीसरा आता है ए एंड बी बोथ, एंड लास्ट में है मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन परस्यूएंस ऑफ गारंटी गिवन बाय गवर्नमेंट। तो ये वाला जो है, पहले ये समझो कि अगर ये होगा नहीं रियल लाइफ में, बट गलती से कभी अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया तुम्हारे बिहाफ पे, तुम्हारे कंपनी के बिहाफ पे, उन तुम्हारे मेंबर्स को कि अगर कंपनी पे नहीं करेगा, कंपनी का जो भी डिविडेंड का अमाउंट है वो हम लोग पे कर रहे हैं, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने अगर गारंटी दिया है आपकी कंपनी का डिविडेंड पे करने का, तो फिर वहां से आप लोग डिविडेंड पे कर सकते हो, मतलब गवर्नमेंट पे करेगा। ये नहीं होगा। मेन क्या होगा? या तो प्रॉफिट्स होंगे, वो या तो करंट ईयर का होगा या तो पुराने सालों का होगा, या तो दोनों का मिलाकर भी आप पे कर सकते हो, या तो दोनों का मिलाकर। मतलब क्या है?
करंट ईयर का प्रॉफिट एंड नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट, ऐसा मिलाकर भी आप पे कर सकते हो। बट ये जब आप पे कर रहे हो या ये जो प्रॉफिट कैलकुलेशंस आप ले रहे हो, उन प्रॉफिट कैलकुलेशंस में आप लोगों को कुछ पॉइंटर्स होंगे जो इंक्लूड आप लोग नहीं कर सकते। और वो क्या क्या चीजें हैं जो आप लोग इंक्लूड नहीं कर सकते, वो आप लोगों को समझना होगा इस क्वेश्चन में। सो जो प्रॉफिट आप लोगों को मिलेगा कौन से सालों का, करंट ईयर का, एंड जो दूसरा प्रॉफिट है वो कौन सा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, जो कि पिछले सालों का है। तो ये जब प्रॉफिट पे करने की बारी आएगी उस टाइम पे कुछ पॉइंटर्स का आप लोग को ध्यान रखना है। और वो पॉइंटर्स क्या क्या है, सबसे पहले जब भी आप लोग प्रॉफिट कैलकुलेशंस करोगे, मतलब क्या है कि प्रॉफिट वो जो तुम लोग अवेलेबल होगा तुम्हारे हाथों में डिविडेंड को पे करने के लिए, उस टाइम पे प्रॉफिट्स में से सबसे पहले आप लोगों को माइनस करना होगा डिप्रीसिएशन। क्या माइनस करना होगा, डिप्रीसिएशन को माइनस करना होगा प्रॉफिट में से, जो भी डिप्रीसिएशन होगा। अब ये डिप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, शेड्यूल 2 के हिसाब से। क्या तुम लोग को डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है, नहीं करना है, तुमको अमाउंट दिया जाएगा, तुमको बस कैलकुलेशंस करने, ठीक है। तो पहले तो डिप्रीसिएशन माइनस होगा। दूसरा, इसके अलावा और क्या चीजें होंगी, जैसे कि अगर कोई नोशनल गेन अगर आप लोगों ने कंसिडर किया है तो आप लोगों को उसको भी आप लोगों को क्या करना होगा, अनरियलाइज्ड और नोशनल गेन, अनरियलाइज्ड भी बोलते हैं इसको, अनरियलाइज्ड या फिर जो भी नोशनल गेन आप लोगों को मिला है, आप लोगों ने अगर वो प्रॉफिट में कंसिडर किया था तो आपको उसको भी माइनस करना होगा। तो प्रॉफिट में से पहले क्या माइनस किया तुम लोगों ने, जो भी डिप्रीसिएशन है वो। दूसरा क्या माइनस किया तुम लोगों ने, नोशनल गेन्स या जो भी अनरियलाइज्ड आप लोगों का जो भी अनरियलाइज्ड गेन्स होंगे वो। इसके अलावा जो भी रीवैल्यूएशन रिजर्व होते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स आप लोगों को ये भी माइनस करने हैं। रीवैल्यूएशन रिजर्व्स कब होते हैं एंड नोशनल गेन्स कब होते हैं, नोशनल या अनरियलाइज्ड गेन्स होते हैं जहां पर भी आप लोगों की जो जैसे एग्जांपल के लिए अगर शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो आप लोगों का बढ़ रहा है, तो जब तक आप सेल नहीं करोगे वो शेयर तब तक आपको रियलाइज नहीं होने वाला वो गेन। तो वो जो अगर कहीं अगर आप लोगों ने उस गेन को कंसीडर किया होगा प्रॉफिट के कैलकुलेशंस में तो वो ठीक है। या फिर रीवैल्यूएशन रिजर्व्स मतलब फिक्स्ड एसेट जो है आप लोगों ने उसका रीवैल्यूएशन किया है, मतलब उसको रीवैल्यू किया हुआ है तो उसका जो वैल्यू होता है वो, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व आप हटाओगे। आप नोशनल या अनरियलाइज्ड गेन्स जो भी आपको हो रहे हैं आप उनको भी हटाओगे, डिप्रीसिएशन को हटाओगे एंड आखिर में आप लोग डिडक्ट करोगे यहां से कैपिटल प्रॉफिट को। किसको डिडक्ट करोगे, कैपिटल प्रॉफिट्स को भी आप डिडक्ट कर दोगे। समझ आए? तो ये सारे डिडक्शन होने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा, जो भी प्रॉफिट बचेगा उसमें भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि लॉस नहीं है ना। मतलब क्या है कि आपकी कंपनी लॉस कर रही है और आप बोल रहे हो हमको डिविडेंड पे करना है। डू यू थिंक इट इज राइट? मतलब इट इज एज गुड एज कि प्रॉफिट है नहीं, है ना। मतलब गांव बसा नहीं और लुटेरे आ गए, गांव बसा नहीं और लुटेरे आ गए, ऐसा सिचुएशन हो गया ना। अगर तुम्हारी कंपनी में लॉस है और तुम बोल रहे हो कि हम इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देंगे, डिविडेंड देंगे, तो इट इज एज गुड एज नथिंग बट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल जैसा ही हुआ। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ही कर रहे हो ना तुम। अगर तुम्हारी कंपनी घाटे में जा रही है और तुम डिविडेंड पे कर रहे हो, इसका मतलब तुम कैपिटल का कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा रीपे कर रहे हो, क्योंकि तुमको लग रहा है कि कल जाके अगर लॉसेस होते रहे, बैंक्रप्सी का केस फाइल हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर को तो सबसे एंड में पैसा मिलता है, अगर मिला ही नहीं तो तुम उस चक्कर में रीपेमेंट ऑफ कैपिटल करे जा रहे हो, चलेगा नहीं। लॉसेस के सिचुएशन में आप लोग नॉर्मली अगर लॉस हुआ है तो क्या डिविडेंड पे हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नॉर्मली, जनरली, यूजुअली, ध्यान से सुन लो, उसके एक्सेप्शंस हम बाद में देखेंगे। नॉर्मली लॉसेस अगर है तो हम लोग कभी भी डिविडेंड पे नहीं करेंगे। हाउएवर एक दो एक्सेप्शंस है वो हम लोग देखेंगे बाद में। रिजर्व्स में से अगर पे करना है तो कर सकते हैं, बट वो कब, कैसे, क्या, वो बाद में। लेकिन जनरली लॉसेस है, पे नहीं होगा, क्योंकि इट विल बी एज गुड एज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली, जो कि हम नहीं कर सकते। अगर प्रॉफिट है
तो हम लोग कंसिडर करके चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को सारी चीजें डिडक्ट करनी होगी। क्या क्या? डिप्रिसिएशन, अनरियलाइज्ड गेन्स, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, कैपिटल प्रॉफिट्स, अगर कोई लॉस हुआ होगा तो वो भी, ये सारी चीजें माइनस करने के बाद अगर फिर भी तुम्हारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है तो तुम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। तो इसीलिए ये जो सोर्सेस ऑफ प्रॉफिट्स और ये जो सोर्सेस ऑफ डिविडेंड होते हैं उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि बिफोर यू डिक्लेयर एनी ऑफ द डिविडेंड, बिफोर यू डिक्लेयर द डिविडेंड, तुम्हारे जो भी प्रीवियस ईयर के लॉसेस होंगे, डेप्रिसिएशन होंगे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोवाइड नहीं किया गया है, फिर वो इस साल का हो, प्रीवियस ईयर का हो, उसको भी आप लोग क्या करोगे? अगेंस्ट द प्रॉफिट सेट ऑफ करोगे। इसके साथ साथ जो भी अनरियलाइज्ड गेन्स है, नोशनल गेन्स है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट किया हुआ है, तो ये सारे जितने भी एसेट लायबिलिटीज जो भी आपने रीवैल्यू किया है उनको भी आपको हटाना पड़ेगा। एंड आखिर में जो भी कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं आपको वो भी कंसिडर करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट्स आप लोग बिजनेस में अर्न नहीं करते हो एंड देयरफॉर दे आर नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो ये बेसिक क्या है? सिर्फ सोर्सेस ऑफ डिविडेंड है जहां से आप लोग डिविडेंड पे कर सकते हो। फिर वो इस साल का प्रॉफिट भी हो सकता है और पिछले साल का भी हो सकता है। यहां पे दोनों सालों के प्रॉफिट्स का परमिशन आपको मिलेगा, बट आफ्टर डूइंग दैट कैलकुलेशंस। क्या यहां तक पहुंचे सब लोग? कोई दिक्कत है? पक्का 100% श्योर? तो पहले हम लोगों ने आज क्या क्या किया? सबसे पहले मैंने आप लोगों को समझाया डिविडेंड का एक तो डेफिनेशन। डिविडेंड के डेफिनेशन में मैंने सिर्फ बेसिक लेमैन लैंग्वेज में समझाया कि डिविडेंड इज नथिंग बट व्हाट, कि जो भी आपका प्रॉफिट है उसमें से कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करना। अब लीगल लैंग्वेज में कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 35 में डिविडेंड का जो डेफिनेशन है वो क्या है? डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड ऑल्सो। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, ये डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट के 235 का। ये जनरल बेसिक डेफिनेशन है, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। बट एक्चुअल में डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड इंप्लाइज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी सम टू द मेंबर्स। यहां पे शेयर होल्डर वर्ड नहीं है, यहां पे वर्ड क्या है? मेंबर्स। out of the profits and whatever permitted out of the free reserves available for the purpose. free reserves available for the purpose. अब ये जो भी free reserves है कब कैसे यूज होंगे नहीं होंगे वो मैं बाद में समझाऊंगी आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए प्रॉफिट आपको समझते हैं इसीलिए हम लोग सिर्फ प्रॉफिट की बात करेंगे। तो प्रॉफिट में से भी पे हो सकता है, रिजर्व्स में से भी हो सकता है। रिजर्व का क्या कंडीशन है वो कल के लेक्चर में, अभी के लिए प्रॉफिट से पे होगा। एंड it is nothing but what? return on investment और capital of the company। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स बता दिया तुमको। इक्विटी शेयर पे डिविडेंड मिलेगा जिस डिविडेंड की हम लोग इस पूरे चैप्टर में बात कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पहले से ही दिया जाता है और ये जो भी डिविडेंड पे किया जाएगा ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर पे करना है तो दो हिस्सों में प्रेफरेंस शेयर्स को डिवाइड किया है, एक क्यूमुलेटिव एक नॉन क्यूमुलेटिव। ये भी शायद आप लोगों ने देखा होगा। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि डिविडेंड गेट्स एक्यूमुलेटेड। अगर गलती से इस साल प्रॉफिट नहीं है और डिविडेंड पे नहीं कर पाए तो क्या अगले साल पे कर सकते हो? क्या अगले साल प्रॉफिट होने के बाद? हाँ, तो वो इस साल का भी होगा, अगले साल का भी प्रॉफिट, दोनों का अगले साल का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से इस साल का डिविडेंड और अगले साल का डिविडेंड दोनों मिलाकर पे किया जाएगा अगले साल। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, जो भी अरियर्स होगा, जो भी डेफिशिएंसी होगी वो अगले साल आप लोग क्या कर सकते हो? पे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जिस साल में डिविडेंड पे करना है उसी साल में पे करो, उस साल में प्रॉफिट है पे करो, लॉसेस से पे मत करो। अगर आप लोगों ने गलती से पे नहीं किया तो आप लोगों का लैप्स हो गया, उस साल का डिविडेंड तो लैप्स हो गया, बाद में अगले साल आप उसको नहीं रिकवर कर सकते एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो वो कौन से होते हैं? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड रेकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। डिविडेंड क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। डिविडेंड क्या होता है? रेकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके। लेकिन अप्रूव कौन करता है उसको? शेयर होल्डर्स करते हैं इन दी एजीएम। डिविडेंड इज नॉट अ लायबिलिटी, ध्यान से समझना है लाइन। डिविडेंड इज नॉट अ लायबिलिटी अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स एट वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड जनरल मीटिंग। जो भी वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड जनरल मीटिंग मतलब क्या है? कुछ रिक्वायरमेंट्स दिए हैं जब भी एजीएम होता है तब के, जब वो जनरल मीटिंग या एजीएम जब भी कभी होगा उसके सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे करने के बाद उस मीटिंग में जब शेयर होल्डर उसको डिक्लेयर करेंगे तभी वो लायबिलिटी होगा बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जो भी बोर्ड ने बताया हुआ रेट था वो या तो फिर उसके कम रेट से, वो जब प्रॉपरली होगा
तभी लायबिलिटी बनेगा, वरना लायबिलिटी नहीं बनेगा। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी एट अ रेट हायर देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेट जो भी उन्होंने रेकमेंड किया था उससे अलाउड नहीं किया जाएगा। डिविडेंड इज पेएबल और डिक्लेयर्ड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। इस पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों का एक एग्जांपल ले लिया है। अब इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिर्फ क्या है, इंटरिम डिविडेंड कब दिया जाता है, कब दिया जाता है, ड्यूरिंग द 2 AGMs। क्या होता है, ड्यूरिंग द 2 AGM होता है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये फाइनल डिविडेंड जो होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, क्योंकि वो एजीएम के दिन डिक्लेयर किया जाएगा। इसका हम लोग करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, फिर और क्लैरिटी आएगा, वेट करना। ये सिर्फ अनाउंस किया जाएगा बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये रेकमेंड किया जाएगा बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव कौन करेगा, शेयर होल्डर्स। बस मैं बचे हुए पॉइंटर्स को अभी यहां पे नहीं रीड करूंगी, आप लोगों का बचे हुए जो पॉइंटर्स है हम लोग करेंगे, लेकिन जब हम लोग प्रॉपर कैलकुलेशंस करके सीखेंगे उसके बाद मैं वापस से इंटरिम डिविडेंड एंड इसका जो डिफरेंस है फाइनल का वो कराऊंगी। ट्रांसफर टू द रिजर्व्स, जब भी कभी प्रॉफिट आएगा क्या कंपलसरी है रिजर्व्स को पैसा ट्रांसफर करना? नहीं, कंपनी का डिस्क्रिप्शन है, कंपनी को ट्रांसफर करना है करे, नहीं करना है ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या अगर प्रॉफिट नहीं है, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो क्या डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं? नॉर्मली नहीं। हाउएवर अगर आप रूल 3 जो कि हम लोग कल के सेशन में पढ़ेंगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अकाउंट्स के लिए भी एक काम में आएगा और लॉ के लिए भी, अगर वो रूल को पूरा करोगे, उस रूल में जितने भी कंडीशंस दिए हैं उनको पूरा करोगे, तो when there are no adequate profits for declaring the dividend and कंपनी को डिक्लेयर करना है, तो हाँ वो एक्यूमुलेटेड जो भी प्रॉफिट्स है या तो उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर करें, और अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो क्या वो रिजर्व से कर सकते हैं? हाँ, बट वो रिजर्व्स कौन से होंगे? फ्री रिजर्व्स ही सिर्फ होंगे। फ्री रिजर्व्स कौन से? और वो भी जो ऑडिटेड बैलेंस शीट बताएगा, उस ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से जो रिजर्व्स है सिर्फ उन्हीं रिजर्व्स में से पे किया जाएगा। समझ आया? अब ये कैसे होगा, कितना होगा, क्या होगा, ठीक है, उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये सारा हम लोग देखेंगे रूल 3 में। और वो रूल 3 जो है वो काफी डिटेल रूल है, जिसके लिए हम लोगों को सीधा 1 स्ट्रोक डायरेक्टली आधा घंटा 1 घंटा 45 मिनट्स कम से कम लगेगा। तो मैं आज अब इससे ज्यादा और आप लोगों को बम्बार्डिंग नहीं करूंगी। ये जो बचा हुआ पार्ट है, जो रूल 3 है, वो हम लोग करेंगे बट कल के सेशन में आने से पहले, लेकिन एक बार जितना भी आज हमारा हुआ है वो आप लोग देख के आओगे, एंड देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कल with the new concept, that is declaration of dividend का rule number 3. Okay, till then take care, bye bye, keep studying guys, online students, take care and bye bye.